गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीएम एंड डीपी, यानी डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्शन फेज। देखिए, इस बेस पे दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कोलाइड सॉल्यूशन को, लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स, और इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ है प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, बनाने का जो मेथड है वो क्या है लायोफिलिक का। तो लायोफिलिक का जो मेथड है कैन बी फॉर्म इजीली बाय मिक्सिंग डीएम एंड डीपी। डीएम और डीपी को इजीली मिक्स कर देंगे तो ये लायोफिलिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड लायोफोबिक के अंदर क्या होता है, इनको हम इजीली नहीं बना सकते, इनको स्पेशल कोई मेथड्स यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक मेथड्स से बनाया जाता है। नेचर की अगर बात करें तो नेचर इसका रिवर्सिबल होता है, यानी कि हम कोलाइड सॉल्यूशन बना भी सकते हैं और कोलाइड सॉल्यूशन को वापस से नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि ये इजीली बनते नहीं है, लेकिन बन जाते हैं तो वापस से नॉर्मल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए इरिवर्सिबल है। विजिबिलिटी की बात करें तो लायोफिलिक कोलाइड्स को हम जो है कैन नॉट बी सीन इजीली, आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जबकि इनको हम जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अच्छा, कैन नॉट बी सीन इजीली, इवन इजीली हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, जबकि इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये सेल्फ स्टेबल होते हैं, अपने आप ही ये स्टेबल हैं। ठीक है ना, अगर कोलाइड सॉल्यूशन बन गया तो वो बना रहेगा, जब तक कि वो उसमें कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे अपन, कोई रिएक्शन या फिर कोई फिजिकल प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो कोलाइड सॉल्यूशन रहेगा। जबकि ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसमें कुछ फैक्टर से प्रोवाइड करवा दें, मिक्स कर दें, तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे तुरंत, इनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम स्टेबिलिटी बढ़ा भी सकते हैं, कुछ फैक्टर्स मिक्स करके इनमें स्टेबिलिटी बढ़ा भी सकते हैं। और रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इनकी रिएक्शंस की अगर बात करें तो लायोफिलिक है ये। तो लायोफिलिक क्या होता है, प्रेसिपिटेट बाय द एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज कॉल्ड कोगुलेशंस, और इज प्रेसिपिटेट बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो ज़्यादा अमाउंट डालने पर इलेक्ट्रोलाइट के ज़्यादा अमाउंट में प्रेसिपिटेट होता है, ये थोड़े से स्मॉल अमाउंट में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंस हैं जिनके आगे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है दोस्तों विस्कोसिटी। देखिए, लायोफिलिक कोलाइड्स की वेरी हाई देन द डिस्पर्शन मीडियम से ज़्यादा विस्कोसिटी होती है लायोफिलिक कोलाइड्स की। विस्कोसिटी का मतलब है बहने की प्रवृत्ति, जो लोग लिक्विड बह जाते हैं ना, बहते हैं, जैसे शहद जो है धीरे बहता है, पानी तेज बहता है, तो वो विस्कोसिटी बोलते हैं उसको। तो इसकी तो जो है वेरी हाई होती है, किससे, डिस्पर्शन मीडियम से। जबकि इनकी लायोफिबिक की जो होती है वो डिस्पर्शन मीडियम से क्या होती है, जनरली इक्वल होती है, दोनों की लगभग बराबर ही होती है। सरफेस टेंशन, सरफेस का जो खिंचाव होता है पार्टिकल्स में, ये पढ़ा था अपने पिछली क्लास में, तो डिस्पर्शन मीडियम से क्या होती है, इसकी कम होती है, जबकि इसकी डिस्पर्शन मीडियम की इक्वल होती है। टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखो, जब भी कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर से एक हाई लाइट पास की जाए, ठीक है, तो वो लाइट का पाथ नज़र आता है कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर, इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आगे बात कर लेंगे। तो टिंडल इफेक्ट डू नॉट शो, ये लायोफिलिक शो नहीं करते हैं, जबकि ये शो करते हैं। हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो हाईली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन बाय द सॉल्वेंट में अट्रैक्शन के कारण ये, जबकि ये डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो देयर इज ए अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन डीएम एंड डीपी, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसीलिए तो ये स्टेबल रहते हैं। और देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन डीएम डीपी, इनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, इसलिए ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस था लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स of dispersion phase dp। on the basis of size of particles dp colloids are थ्री पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं कोलाइड्स को पार्टिकल्स के साइज के बेस पे। तो फर्स्ट है मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स मतलब कि इसमें बहुत सारे
कोलाइड पार्टिकल्स एक जगह रहते हैं, बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल्स के बन जाते हैं। फिर दीज कोलाइड्स आर कोलाइड पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग मैनी स्मॉल पार्टिकल्स बाय वंडर वाल फोर्स। तो बहुत सारी स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वंडर वाल फोर्स के थ्रू जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आके एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा पार्टिकल, एक बड़ा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स बना लेते हैं। तो द डायमीटर ऑफ द एटम्स ऑफ पार्टिकल्स इज लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इनका जो डायमीटर है वो कम होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से। तो दीज आर लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल है। एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फर का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, द ग्राउपेड टुगेदर फॉर्म द कोलाइड्स पार्टिकल ऑफ सल्फर सोल। तो ये मल्टी मोलिकुलर कोलाइड है, सल्फर 8 मोलिक्यूल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गोल्ड है, गोल्ड के जो एटम्स हैं वो भी क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो गोल्ड का जो सोल बनता है ये भी मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स का मीन्स हो गया कि बिग साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, माइक्रो यानी बड़ा। तो इन दिस टाइप्स कोलाइड्स बिग साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोलाइड पार्टिकल्स। कोलाइड पार्टिकल्स क्या होते हैं? बड़े बड़े साइज के होते हैं। व्हेन दिस माइक्रोमोलिक्यूल्स आर डिसॉल्व इन डीएम देन इट फॉर्म कोलाइड पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स। जब इन बड़े साइज के माइक्रोमोलिक्यूल्स को अपन डिसॉल्व करें डीएम के अंदर, डिस्प्रेशन मीडियम में, तो ये कोलाइड पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ये स्टेबल होते हैं। और एग्जांपल्स में अगर इनकी बात करें तो पॉलीमर है, हाई मोलिकुलर वेट होता है जिनका, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, जिलेटिन है। और सिंथेटिक जो पॉलीमर्स है लाइक नायलॉन है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, पॉलीस्टायरेन है, etc। इसके अलावा हम अगर बात करें आगे तीसरा जो इसका तीसरा पार्ट है, तो तीसरे पार्ट में देखिए, तीसरे पार्ट के अंदर हमारा है एसोसिएटेड कोलाइड्स, यानी संगुणित कोलाइड भी बोलते हैं इनको, और इसमें मिसेल आता है। तो देखिए ये क्या होते हैं, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। नॉर्मली ये बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह, ट्रू सॉल्यूशन की तरह। बट अगर कब करेंगे ये नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन की तरह? जब इनका लो कंसंट्रेशन हो। लो कंसंट्रेशन पे ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह। एंड देन हाई कंसंट्रेशन करते हैं अपन तो ये कोलाइड फॉर्म सॉल्यूशन बन जाते हैं, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन करने पे पार्टिकल्स क्लोजली आ जाते हैं और ये कोलाइड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। मिसेल ऐसा ही बनता है, मिसेल का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। आपने देखा होगा साबुन का जो मिसेल प्रोसेस है उसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, और जब कपड़े धोते हैं वो साबुन से तो साबुन का जो कोलाइड सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि मिसेल का फॉर्मेशन होता है जिससे कि बहुत सारे पार्टिकल छोटे छोटे एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी यही है, सोप इन ए लो कंसंट्रेशन बिहेव एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एंड हायर कंसंट्रेशन पे ये बिहेव करने लगता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ठीक है, एक चीज होती है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC। व्हाट इज ए CMC? CMC जो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन है, यानी कि एक कांस्टेंट कंसंट्रेट पे जो मिसेल का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्रिटिकल बोलते हैं। सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट अबव मिसेल आर फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। यानी एक फिक्स कांस्टेंट पे मिसेल फॉर्मेशन होता है, उससे पहले वाली कंसंट्रेशन पे मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना, जो आप कह सकते हो कि मिनिमम जो रिक्वायर्ड है कंसंट्रेशन का मिसेल फॉर्मेशन के लिए उसे CMC बोलते हैं। तो सोप के लिए जो CMC की वैल्यू होती है 10⁻³ मोल पर लीटर। आई बात समझ में? नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। तो मैकेनिज्म का मतलब ये काम कैसे करता है, मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ तो अपन इसके लिए सोप का एग्जांपल ले लेते हैं। सोप क्या होता है? सोप होता है सोडियम स्टीरेट। ठीक है, सोडियम स्टीरेट को सोप बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ये सोडियम स्टीरेट है, इसको हम ब्रेक करें, जब पानी में घोलेंगे तो ये आयनों में ब्रेक हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा आयनों में। जब डिजोल्व करेंगे वाटर में तो ये आयनों में ब्रेक होगा, आयन बनाएगा स्टीरेट आयन C17H35C नेगेटिव, और सोडियम आयन निकलेगा। अब ये जो आयन है स्टीरेट आयन, इसके दो पार्ट है, C17H35 हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट और COO नेगेटिव आयन। तो ये हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है
ये लॉन्ग पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे COO नेगेटिव पार्ट हो गया। तो ये तो होता है ये पूरी जो लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। और जो COO नेगेटिव वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट या लायोफिलिक भी बोल सकते हैं। इसको लायोफोबिक बोलोगे तो इसको लायोफिलिक, या हाइड्रोफोबिक तो ये हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो होता है नॉन पोलर पार्ट और ये होता है पोलर पार्ट। इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। क्लियर? तो ये पूरी टेल हो गई और ये इसका हेड हो गया जो कि पोलर पार्ट है, और ये नॉन पोलर पार्ट है। क्लियर? अब ये वर्क कैसे करता है, मिशेल का फॉर्मेशन कैसे होता है जब अपन साबुन से कपड़े धोते हैं, तो उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है जब भी अपन इसकी बात करते हैं, तो ये एक ऑयल ड्रॉप मान लेते हैं। ऑयल ड्रॉप मीन्स कि ये मैल है कपड़े के अंदर, और जब साबुन से कपड़े धोया जाता है तो अच्छे से जब साबुन लगाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और मिशेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मिशेल कैसे बनता है कि जो टेल पार्ट है हाइड्रोफोबिक, वो हाइड्रोफोबिक इस पार्टिकल से जुड़ जाता है, और ये जो टेल पार्ट दिख रहा है आपको जिगजैग लाइन में, ये पूरा टेल पार्ट है। और ये हेड पार्ट जो नेगेटिव चार्ज आता है COO नेगेटिव, ये आउटर साइड में होता है, और इस तरीके से एक गोल स्ट्रक्चर बनता है जिसे मिशेल बोलते हैं। और जब भी हम कपड़ा धोते हैं तो ये इस मैल को अपने साथ अट्रैक्ट करके पानी के अंदर रख लेता है और कपड़े में से अलग कर देता है। तो इस टाइप से जो है कपड़े से मैल साफ हो जाता है मिशेल फॉर्मेशन के थ्रू साबुन के प्रोसेस में। सॉफिनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंट्स डिस्प्रेशन मेथड। कुछ इम्पोर्टेंट जो है कोलाइड सॉल्यूशन बनाने के मेथड हैं। तो देखिए फर्स्ट है मैकेनिकल डिस्प्रेशन, यांत्रिक परिक्षेपण। इसमें क्या होता है मैकेनिकल में, मैं आपको डायग्राम से इसको क्लियर कर देता हूँ कि कोलाइडी पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए नॉर्मल पार्टिकल्स को। तो आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको कोलाइड पार्टिकल्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम मतलब कि ये मील है, एक मील मतलब चक्की है ये, ठीक है। और इस कोलाइडल मील बोलते हैं इसको। इस कोलाइडल मील के अंदर जो है दो पार्ट होते हैं मेटेलिक पार्ट, एक ये रहा और एक ये रहा मेटेलिक पार्ट। ये रोटेटिंग प्लेट है, रोटेटिंग प्लेट जो इसको रोटेट करेंगी। अब इन मेटेलिक पार्ट से इधर से अपन जो है कोलाइड्स पार्टिकल्स बनाने के लिए जो मैटर डालेंगे, तो जी ये रोटेट करेंगी, तो ये जैसे आटा पिसता है वैसे उन पार्टिकल्स को पीस देंगी तो इनका साइज़ जो है कोलाइड के पार्टिकल्स इतना हो जाएगा। जब इन पार्टिकल्स का साइज़ कोलाइड के पार्टिकल्स इतना हो जाता है तो फिर अब वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, कोलाइडी सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। कोलाइडी पार्टिकल्स बन जाएंगे तो कोलाइडी सोल बन जाएगा। इस तरीके से एक तो मैकेनिकल प्रोसेस से अपन जो है बड़े पार्टिकल्स को पीस कर कोलाइडी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिकल डिस्प्रेशन है, ब्रेंडिंग आर्क मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, इसको भी हम डायग्राम से फिक्स कर लेते हैं कि डायग्राम माइंड में बिठा लो, आपको पूरा मेथड आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं, एक बड़ा बकेट लेते हैं, ठीक है, बड़ा, उसके अंदर एक छोटा बकेट लेते हैं और इसके अंदर सब में जो है आइस भर देते हैं ताकि ये ठंडा करने के लिए है। ये सॉल्यूशन ले लिया अपन ने नॉर्मल, हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पे वाटर और KOH का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, मेटल की इलेक्ट्रोड्स, मेटल रोड लगा के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए प्लस माइनस, ठीक है, मेटेलिक रोड्स हैं ये। दोनों में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यहाँ पे जब दोनों पास में टच करेंगे तो स्पार्क होगा। पता है ना आपको, कैथोड एनोड दो अपन देखते हैं कई बार दो तार आपस में भिड़ते हैं तो भी चिंगारी सी निकलती है। तो ये कैथोड और एनोड जो इलेक्ट्रोड हैं एक दूसरे जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसमें भी एक आर्क उत्पन्न होगा। आर्क मतलब कि स्पार्क होगा तो इसके आसपास के ये जो बड़ा पार्टिकल है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो ये छोटे पार्टिकल्स यानी छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। और इसी टाइप से छोटे टुकड़े जैसे ही देखो क्या होता है, ये पार्टिकल आया कहाँ से, ये पार्टिकल आया जो ये मेटेलिक रोड है ना, ये मेटेलिक रोड जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इस मेटेलिक रोड के जो पार्टिकल्स हैं बड़े बड़े साइज के यहाँ मेटल से जुड़े हुए हैं, जब स्पार्क होगा तो ये गर्म होके ये वेपर बन जाएगा। वो पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। और वेपर कन्वर्ट हो गए यानी उन पार्टिकल्स का वेपर कन्वर्ट होगा किस में, मेटेलिक वेपर बन जाएगा। मेटेलिक वेपर किस में आ जाएगा, इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। और मेटेलिक वेपर इस सॉल्यूशन में आने के बाद तुरंत ठंडा होके इसके अंदर इस सॉल्यूशन में मिल जाएंगे।
तो ये जो पार्टिकल्स आए हैं वो इस रोड से आए हैं। इस रोड, ये जो मेटेलिक रोड है, ये मेटेलिक रोड जो है वेपर में कन्वर्ट होके ये पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन में मिलते जाएंगे। तो एक ये कोलाइड सॉल्यूशन बन जाएगा मेटल का। तो इस तरीके से मेटल का कोलाइड सॉल्यूशन बन जाता है। समझ में आया आपको? मैं फिर से बता देता हूँ कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोड है, ये पेन एक इलेक्ट्रोड है। अब इसको हमने इसमें सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। दूसरा इलेक्ट्रोड ये अंगुली समझ लीजिए। जब ये दोनों पास हैं तो इन दोनों में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो स्पार्क होगा, स्पार्क होगा तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं ना वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे गर्म होकर, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे गर्म होकर, और वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सॉल्यूशन में आ जाएंगे तो सॉल्यूशन किसका सोल बन जाएगा? मेटेलिक सोल बन जाएगा, कोलाइड का कोलाइड बन जाएगा। इसके अलावा और प्रोसेस हैं जैसे रिडक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोलाइसिस है, ये केमिकल प्रोसेस है। ये इतने ज़्यादा अपने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये मेन तो यही है ब्रेंडिंग, जो ब्रेंडिंग आर्क मेथड है आप इसको अच्छे से याद करें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए हेट्रोजेनेट, यानी कि ये हेट्रोजेनेटिक सॉल्यूशन होते हैं। कोलाइड सॉल्यूशंस आर द हेट्रोजीनियस नेचर ड्यू टू द बिगर साइज, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है पार्टिकल्स का, तो डिफ्रेस फेज में, इसलिए हेट्रोजेनिक हैं। सेकंड है अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल है ये। कोलाइड्स आर मेनली लायोफोबिक कोलाइड्स, जो जनरली देखो जो लायोफोबिक हैं वो तो स्टेबल होते हैं, लेकिन जो लायोफोबिक हैं वो कोलाइड्स जनरली क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका साइज जो है डी फेज पार्टिकल्स का क्या होता है? लार्ज होता है, इसलिए सेटल डाउन हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बड़े साइज के पार्टिकल से, इसलिए ये नीचे बैठ जाते हैं। कौन से? लायोफोबिक के। ध्यान रखना, लायोफोबिक के पार्टिकल्स अनस्टेबल होते हैं। लायोफोबिक जो कोलाइड्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बड़े साइज के। देन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। सरफेस एरिया की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी, तो सरफेस एरिया देखो कोलाइड सॉल्यूशन में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऑल ओवर अगर उनका सरफेस एरिया देखें तो बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसलिए कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण कोलाइड सॉल्यूशन एक अच्छे एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करते हैं, एक अच्छे कैटालाइस्ट होते हैं ये। ठीक है। इसके अलावा बात करें कलर की, तो कलर में कोलाइड सॉल्यूशन कलरफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं, और ये डिपेंड करता है कलर किस पे? लाइट की वेव लेंथ पे। लाइट की वेव लेंथ पे कलर डिपेंड करता है कि वो किस वेव लेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और किस लाइट को वो जो है डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जिस वेव लेंथ वाली लाइट को डिफ्लेक्ट करेंगे वही उस सॉल्यूशन का जो फिर डिफेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं पार्टिकल्स तो वो कलर सॉल्यूशन शो करेगा, डिस्पर्शन फेज। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? कलर वाले होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें कलर ऑफ सिल्वर सोल, तो सिल्वर सोल इज येलो ऑरेंज विच हैव कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ साइज ऑफ 6 × 10⁻⁵ mm। इनके पार्टिकल्स का जो साइज है इतना होता है। एंड रेड ऑरेंज ऑफ पार्टिकल साइज इज दिस, तो जो रेड ऑरेंज है उसकी जो वेव लेंथ होती है, उनकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो साइज होती है वो ये होती है, जिसके कारण से फिर इनका कलर भी ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब देखिए, इफ ए सॉल इज रैपिडली रोटेट्स बाय सेंट्रीफ्यूगल मशीन देन कोलाइडी पार्टिकल्स ऑफ सॉल आर सेंट्रीफ्यूगल। मतलब कि अगर सेंट्रीफ्यूगल मशीन से इनको बहुत तेज़ी से रोटेट करें, ठीक है, जैसे दही के अंदर अपन छाछ बनाते हैं तो उस समय उसको रोटेट करते हैं, ठीक है, तेज़ी से, जिसके अंदर घी अलग हो जाता है एक जगह आके इकट्ठे, तो उसी टाइप से जो कोलाइड पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, जब इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन से रोटेट करवाया जाता है। तो द मोलिकुलर वेट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये इनका मोलिकुलर वेट होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये बड़े मोलिक्यूल्स हैं, तो बड़े मोलिक्यूल्स हैं, इनका मोलिकुलर वेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से अपन इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी है ब्राउनी मूवमेंट। तो ब्राउनी मूवमेंट को आप यहाँ देख सकते हो, ये डायग्राम से ही। ब्राउनी, रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने 1882 के अंदर ये बताया कि कोलाइड पार्टिकल्स जो हैं हमेशा जिग जैग मूवमेंट करते रहते हैं, कि ये पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ से टकराया, यहाँ ऐसे
टकराते रहते हैं एक दूसरे से और हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा टिंडल इफेक्ट के अंदर, जब घर के अंदर अंधेरे घर में जब उस लाइट आती है तो उसके पार्टिकल्स हवा के अंदर जो धूल मिट्टी के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल है वो नजर आते हैं रोटेट होते हुए, गति करते हुए, मूवमेंट करते हुए। तो जिग जैग लाइन में ये ऐसे इधर उधर ऐसे मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट को ही ब्राउनी मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो है फैराडे और टिंडल ने एक बताया इफेक्ट इसके बारे में। इन्होंने बताया कि अगर कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर लाइट बीम डाली जाए, लाइट बीम पास करें तो कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर उसका पाथ नज़र आता है, उस लाइट का पाथ नज़र आता है। क्या आता है? उसका पथ नज़र आता है, उसका रास्ता नज़र आता है कि लाइट यहाँ से निकल रही है। इस इफेक्ट को ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे ये लाइट है, इसको लेंस के थ्रू पास करके कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर डाला गया तो कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर इस लाइट का जो है पाथ नज़र आया, ये पथ नज़र आया इसका कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर। इस पाथ को ही हम जो है, इस प्रोसेस को, ये जो हुआ फिनोमिना, इस फिनोमिनॉन को ही हम जो है टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये पाथ वैसे ही नज़र आता है जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जाएगी और किसी होल में से लाइट जाती है तो उसका पथ नज़र आता है सफ़ेद सफ़ेद सापन को, उसमें पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे कि जंगल के अंदर घना जंगल है, उसमें लाइट गिरती है तो कहीं कहीं छोटे छोटे ऊपर से आकाश नज़र आता है, वहाँ से लाइट अंदर आती है तो वो भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट कम्प्लीटली यही प्रोसेस है कि कोलाइड सॉल्यूशन शो करते हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज बड़ा है इसलिए ये लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण से इसका पथ नज़र आता है लाइट का। ठीक है कि नहीं, उसका रिफ्लेक्शन कर देते हैं तो पथ नज़र आता है लाइट का। इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। देखो मेनली जो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। हालांकि इनमें चार्ज जो पार्टिकल्स हैं उन पे चार्ज नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। चार्ज दोनों होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन दोनों इक्वल होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करने के बाद में ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली कोलाइड सॉल्यूशन क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर? तो कोलाइड सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और इक्वल होने के कारण एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। जब इलेक्ट्रिकल की बात आई तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस देखो क्या होता है। अगर हमें ये पता करना है, इस बेस पे हम कोलाइड सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन और नेगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो कैटायनिक और एनायनिक कोलाइड सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे अपन? तो इसके लिए हम ये इस डायग्राम से समझते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक यू शेप में हम एक यू शेप की जो है क्या ले लेंगे, कांच की बनी हुई यू शेप की ट्यूब ले लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड लगा देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, अगर कोलाइडिक जो पार्टिकल्स है सारे के सारे कोलाइडिक पार्टिकल्स इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गए, ये एनोड है और ये नेगेटिव प्लेट कैथोड है। तो अगर पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ देखो, यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आके इकट्ठे हो गए, इट मीन्स इन पार्टिकल्स पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव होने के कारण ही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए, जिसके कारण से यहाँ पॉजिटिव प्लेट पे आके इकट्ठे हो गए। तो ये टाइप का, इस टाइप का कोलाइड क्या हो गया, नेगेटिव कोलाइड है, एनायनिक कोलाइड। अगर ये पार्टिकल्स पॉजिटिव होते तो ये कहाँ जाते, नेगेटिव प्लेट पे जाके इकट्ठा होते, तो हम बोल देते कैटायनिक कोलाइड है, यानी कि पॉजिटिव कोलाइड है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हार्डी-सुलजे लॉ, हार्डी-सुलजे रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कोगुलेट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ए कोलाइड, यानी कोलाइड सॉल्यूशन को स्कंदित करने के लिए, यानी नीचे बैठाने के लिए, कोगुलेटिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट है यूज़ कर रहे हैं अमाउंट आयंस के रूप में, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयंस के ऊपर उसमें उतनी ही कैपेसिटी होगी उसको कोलाइड को नीचे बैठाने में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द कोगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी चार्ज ऑफ
कोगुलेशन आयंस। तो कोगुलेशन आयंस के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है उसका कोगुलेशन पावर। यही हार्डी-सुल्जे रूल है, ये हार्डी-सुल्जे रूल है। अब देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल से समझते हैं अपन। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है कोगुलेटिंग कैपेसिटी का। इस पे -4 चार्ज है, इसमें -3 चार्ज है, इसमें -2 चार्ज है, इसमें -1 चार्ज है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होगी? इसकी होगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना। इसका चार्ज ज़्यादा, जितना चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका कोगुलेटिंग जो कोगुलेशन पावर है वो उतना ही ज़्यादा होगा, तो उतना ही ज़्यादा उसको कोगुलेटिंग करेगा उस सॉल्यूशन को, मतलब नीचे बैठा देगा, स्कंदित करेगा, नीचे बैठा देगा पार्टिकल्स को, कोलाइडी पार्टिकल्स को। यहाँ पे +4 है, यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, यहाँ प्लस है, तो ये इसका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इस पर चार्ज ज़्यादा है, इसका कम, इसका कम, इसका कम। तो ये होती है कोलुगेटिंग पावर या कोलुगेशन पावर। अब कोलुगेशन पावर जो है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें? तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारा है कोलुगेटिंग कैपेसिटी = अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू मोलरिटी टोटल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। तो इससे हम जो है कोलुगेटिव कैपेसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोलुगेशन पावर मीन्स होता है कि कोलाइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नीचे की तरफ बैठाना। तो नीचे की तरफ कब बैठेंगे वो? जब हम कुछ ऐसा अमाउंट उसमें डाल दें, ऐसा कोई मैटर डालें जो उसको उसका कोलुगेशन कर दे, जिससे वो नीचे बैठ जाए। अब कोलुगेशन करने का जो कैपेसिटी अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग हो सकता है, आयंस का अलग अलग होता है। तो ये हार्डी-सुल्जे रूल यही कहता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी या चार्ज ऑफ कोलिगेटिंग आयन। कोलिगेटिंग आयंस के वैलेंसी जो होती है, चार्ज जो होता है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेशन पावर। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसमें कोलिगेशन करने का पावर उतना ही ज़्यादा होगा। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इमल्शन। इमल्शन यानी पायस। A colloid solution is which both DM और DP are liquid is called emulsion। अगर DM और DP दोनों की दोनों क्या हो, अगर कोलाइड सॉल्यूशन बन रहा है और उस कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर दोनों ही DP और DM क्या हैं, लिक्विड स्टेज में हैं, तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। ठीक है, और इट मीन्स कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्क इज एन इमल्शन। मिल्क भी क्या है, एक इमल्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसके अंदर फैट होता है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। वाटर के अंदर क्या मिक्स होता है, फैट होता है। ठीक है ना, दोनों लिक्विड मिल्क जो है फैट, मिल्क के अंदर फैट ही तो होता है, चिकनाई घी, तो ये दोनों क्या इमल्शन बनाते हैं। अब इसी बेस के दो टाइप्स हैं इमल्शन के। तो इमल्शन के दो टाइप कौन कौन से देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे। वाटर इन ऑयल यानी वाटर इन ऑयल, और यहाँ पे है ऑयल इन वाटर। इसका मतलब ये हो गया, वाटर इन ऑयल का मतलब कि ऑयल के अंदर थोड़ा पानी मिलाएं। तो ऑयल तो क्या हो गया DM और वाटर क्या हो गया DP। और ऑयल इन वाटर यानी कि ऑयल के अंदर वाटर मिक्स करें, वो ऑयल इन वाटर यानी वाटर में ऑयल मिक्स करें। तो वाटर में ऑयल मिक्स करें तो वाटर तो क्या हो गया DM और ऑयल क्या हो गया DP। तो इसको बोलेंगे WO टाइप इमल्शन और इसको बोलेंगे OW टाइप इमल्शन। देखो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटे कुछ स्मॉल अमाउंट में पानी की जो ड्रॉप्स हैं ऑयल के बीच में आ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं। जबकि इसके अंदर जो है वाटर की जो ड्रॉप्स हैं ऑयल के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, जबकि इसके अंदर जो है ऑयल की ड्रॉप्स पानी के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं। तो DP इज वाटर और DM इज ऑयल, और यहाँ पे DP इज ऑयल और DM इज वाटर। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज WO टाइप इमल्शन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन OW टाइप इमल्शन। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स हैं आपके बटर, कोल्ड क्रीम, कोल्ड लिवर, ऑयल। इसमें एग्जांपल्स हैं मिल्क, वाशिंग क्रीम, वेनिशिंग क्रीम, और ये देख ही सकते हैं पूरा इसके अंदर अपन ने क्या कर रखा है, ऑयल भर रखा है, और उसमें कुछ अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये WO इमल्शन हो गया। इसमें वाटर भर रखा है और कुछ ड्रॉप्स ऑयल की हैं, तो ये OW इमल्शन हो गया। ठीक है, ओके। तो
अब देखिए, वैसे मैं आपने देखिए नोट्स में आपको बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। मैंने जो टॉपिक पढ़ाए हैं आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ें। 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं इसमें जो मैंने छुड़वा दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको आप ना पढ़ें, वो नहीं आएंगे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, वो इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही वो आने वाले हैं। वो एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है नोट्स में, तो आप उनको कॉपी तो कर लीजिए, पर उनको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझिए। लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे इसमें एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड। कोलाइड की क्या एप्लीकेशन से कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो फर्स्ट है कोलाइडल मेडिसिन्स। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो कोलाइड ही बेस पे काम करती हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताऊँ आपको। एग्जांपल्स में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, एंटासिड के रूप में काम आती है। सल्फ़र का जो कोलाइड है, सल्फ़र का जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है वो जो अपनी स्किन डिजीज़ होती हैं उनमें काम आता है। ठीक है, इसके अलावा देखो एग्रीकल्चर जो फील्ड है वहाँ पे भी कुछ इंसेक्टिसाइड्स, कुछ इंसेक्टिसाइड्स को ख़त्म करने के लिए, इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो वो भी एक कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं। इसी टाइप से और भी हैं, देखिए कोलाइड सॉल्यूशंस एक्ट एज इंसेक्टिसाइड्स। कोलाइड एंटीमनी इज यूज, एंटीमनी है कोलाइड एंटीमनी, जो एंटीमनी का जो कोलाइड है यूज है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर को ट्रीटमेंट में जो है एंटीमनी कोलाइड काम आता है। कोलाइड गोल्ड है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है, आर्यूड एज हेथोटेनिस यूज होता है। इसके अलावा एप्लीकेशंस में सेकंड है एयर प्यूरिफाई, जो स्मोक होता है, स्मोक के प्यूरिफाई में भी कोलाइड जो है काम आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कैसे स्मोक को प्यूरिफाई करता है। ये एक जो फैक्ट्री होती है उसकी चिमनी है, उसमें हमने ये मशीन लगा रखी है जिसके अंदर ये हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है हाई वोल्टेज का। यहाँ से वो जो कार्बन वाली जो गैस है, कार्बन का जो धुआं है, वो अंदर स्मोक जो है अंदर जाएगा। अब कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है इनमें। कार्बन के जो पार्टिकल्स धुएं के अंदर होता है उनमें नेगेटिव होता है। जब ये इसमें पास करेंगे तो पॉजिटिव प्लेट से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और न्यूट्रल होकर नीचे गिर जाएंगे कार्बन के पार्टिकल्स। बाकी स्मोक आगे निकल जाएगी, चिमनी से में बाहर निकल जाएगी। तो इस टाइप से जो है कार्बन के पार्टिकल्स यहीं रह जाते हैं और स्मोक जो है कार्बन पार्टिकल से फ्री हो जाती है। तो एक ये इसका एप्लीकेशंस हो गया कोलाइड का। नेक्स्ट है सीवरेज डिस्पोजल। सीवरेज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिक्स होती हैं, ठीक है ना, एकदम बेकार वाटर होता है वो। तो उसके अंदर बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं वो सारी नेगेटिव चार्ज वाली होती हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो कोलाइड प्रोसेस के थ्रू ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जो अलग करते हैं, कोलिगेटेड कर देते हैं। कोलिगेटेड प्रॉपर्टीज अपन ने पिछले टॉपिक में बात करी थी, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो मिक्स करते हैं कुछ ऐसा जिससे कि वो कोलिगेट होकर नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर वाला पानी अलग हो जाता है। रबर इंडस्ट्री में भी जो लेटेक्स है उसका जो इमल्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो उसका भी कोलिगेशन करवाया जाता है, तो जिससे कि वेस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और रबर का सॉल्यूशन अपन को मिल जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी नेगेटिव चार्ज वाली होती हैं। तो इसके अंदर जैसे एल्लम वगैरह, फिटकरी वगैरह हम यूज करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली होती हैं, तो ये उनको न्यूट्रल करके नीचे बैठा देती हैं, पानी को ऊपर से अलग कर लेते हैं, निथार लेते हैं मतलब। तो पानी क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। इसी टाइप से फिर है हमारा डेल्टा फॉर्मेशन। और डेल्टा फॉर्मेशन में जब डेल्टा जो है रिवर द्वारा बनाया जाता है। रिवर जब सी के अंदर मिक्स होता है, रिवर का वाटर जब सी में मिक्स होता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिवर के अंदर आप जानते हो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या के हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, कुछ कंकर पत्थर इस टाइप की चीज़ें हैं। तो जब वो ये जो सी वाटर है, अब सी वाटर के अंदर तो क्या होता है, सोल्ट होता है। सोल्ट होता है तो वहाँ पे बहुत सारे आयन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन के, सल्फेट के, इनके सबके आयन हैं। तो ये आयंस इलेक्ट्रोलाइट के तरह ये आयंस क्या करते हैं, इस रिवर का पानी जब यहाँ गिरता है तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनका क्या करते हैं, कोलिगेशन कर देती हैं, वो नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, कोलिगेशन करने के कारण वो नीचे स्कंदित हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो सारा नीचे ढेर इकट्ठा हो जाता है। अब वहाँ पे ढेर इकट्ठा हो गया तो पानी साइड में से बहेगा, पानी साइड में से बहेगा तो ऐसे जाल सा बन जाता है, पानी की धाराएं
धाराओं के रूप में पानी समुद्र के अंदर जाकर मिलता है, जिसे डेल्टा बोलते हैं। ठीक है। लेदर की जो टैनिंग का प्रोसेस होता है उसमें भी कोलाइड टाइप यूज किया जाता है। लेदर के ऊपर जो वेस्ट पार्टिकल्स जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। आगे बात समझ में। तो टैनिंग फॉर्म्स नेगेटिवली चार्ज सॉल इन वाटर, जिससे उसके ऊपर जितना भी वेस्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट है कोलाइडल रेन। देखिए एरोसेल बनता है। एरोसोल जो है हवा और वाटर वेपर मिक्स होती है, ऊपर जाती है, बादल बनाती है, क्लाउड बनता है और वो टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो वाटर वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और वो हैवी होने के कारण नीचे आ जाती हैं, जिससे बारिश होती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एयर जो क्लाउड है ये क्या है, कोलाइड सॉल्यूशन ही तो है। ये कोलाइडल रेन हो गई एक तरह से। ठीक है। इसके अलावा जो फोटोग्राफी है, तो फोटोग्राफी के अंदर ये फोटोग्राफी लिखा हुआ है। फोटोग्राफी के अंदर भी कोलाइड सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो होता है वो कोलाइडल होता है नेचर के अंदर। ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट का वो क्या कर देता है, कोलिगेशन कर देता है। इसके अलावा जो है ब्लड कोटिंग होती है। तो ब्लड कोटिंग के अंदर जो ब्लड इज ए कोलाइड सॉल्यूशन। ब्लड एक कोलाइड सॉल्यूशन होता है। तो अगर अपन उसको पोटास एलम इस टाइप से या फिर फेरस सल्फेट इनसे अगर अपन घाव पे लगाते हैं तो ये क्या करता है, इसके आयन इस ब्लड को क्या कर देते हैं, कोलिगेशन कर देते हैं। कोलिगेटेड होते ही वहाँ पे थक्का बन जाता है, ब्लड का कोटिंग हो जाता है और खून बहना रुक जाता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई का ब्लू कलर भी इसी वजह से है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो ये जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर पूरा क्या है, कोलाइड प्रॉपर्टी वाला है, क्योंकि इसके अंदर हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल भी हैं, वाटर वेपर भी मिक्स है। तो ये कोलाइड एक तरह से कोलाइड की तरह बिहेव करता है। जब सन की लाइट इसमें से पास होती है तो ज़्यादातर जो लाइट वेव्स हैं उनको ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। केवल जो ब्लू कलर है उसी का ये उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक जाती है, इसलिए हमें स्काई जो है ब्लू कलर का नज़र आता है। तो ये कोलाइड सॉल्यूशंस, कोलाइड्स की एप्लीकेशंस थी, कहाँ यूज़ हो रहा है।